सर, वेरी गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। तो चलिए इंटरव्यू की शुरुआत करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू श्रेनिक जैन यूट्यूब चैनल एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर ऑसम अचीवमेंट। सो ऋषभ चतुर्वेदी हैज स्कोर्ड ऑल इंडिया रैंक 49 एंड ईएस पेपर एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग गेट 2023। तो आप ज़रा अपनी जर्नी के बारे में बताइए। सर, बेसिकली मैंने अपना बीटेक 2022 में कंप्लीट किया फ्रॉम पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़। और फिर उसके बाद मुझे ये था कि मुझे गेट और ईएससी की प्रिपरेशन करनी है। तो वैसे तो फोर्थ ईयर में थोड़ा बहुत मैंने किया था, बट वो है ना कि कॉलेज के साथ साथ इतना मैनेज नहीं हो पाता। तो मैंने कॉलेज लाइफ कुछ ज़्यादा चेरिश करी थी, तो उसके बाद ये था कि अब मेरे को प्रिपरेशन करनी है, तो मैं फिर फुल टाइम प्रिपरेशन मोड में आ गया था। मैंने बेसिकली मैं सिविल इंजीनियरिंग मैंने बीटेक करी है, तो मैं सिविल इंजीनियरिंग को लेकर के अपनी तैयारी कर रहा था। तो बेसिकली इन्वायरमेंटल साइंस का ये रहता है कि इन्वायरमेंटल साइंस का जो पोर्शन रहता है, तो उसमें सिविल इंजीनियरिंग में एक हमारा सब्जेक्ट होता है इन्वायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग। तो वो वाला पोर्शन तो आता ही आता है, साथ साथ में क्योंकि मैं ईएसी की प्रिपरेशन कर रहा था, तो उसमें इन्वायरमेंटल एंड इकोलॉजी सब्जेक्ट होता है। तो थोड़ा बहुत वो मैंने पढ़ा था, तो क्योंकि ईएसी की प्रिपरेशन तो चल ही रही थी, तो वो दोनों सब्जेक्ट काफी हेल्प कर गए थे। तो मतलब ऐसे कोई अलग से प्रिपरेशन नहीं करी थी मैंने, तो उसके कारण थोड़ा ठीक हो गया एग्जाम तो। तो आपका ये पहला इसलिए गेट अटेम्प्ट था या फिर आपने इसके पहले भी गेट अटेम्प्ट किया है? सर, सेकंड गेट अटेम्प्ट था फोर्थ ईयर में, तो मतलब बस क्योंकि सब फॉर्म भर देते हैं तो मैंने भी भर दिया था। बट सीरियस अटेम्प्ट तो यही था पहला। ओके, तो ये आपका सीरियस था यानी फुल फ्लेजेड आपने किया था प्रिपरेशन। तो मेन यस। एम आपका ईएसई था या फिर मेन एम गेट भी था कि दोनों को हम एक दर्जे पे ही देखते हैं? सर, मेन एम तो मेरा ईएसी ही है, और उसमें भी ईएसी ही था। बट सर, इसमें ये रहता है ना कि अगर आप ईएसी, क्योंकि ईएसी का कवरेज बहुत ज्यादा है, तो अगर आप ईएसी का कवरेज आपने पूरा कर लिया तो गेट उसका सबसेट ही है। बट बस ये रहता है कि जो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस है वो थोड़ी अच्छी लेवल की करनी पड़ती है गेट के लिए। बाकी तो ईएसी की प्रिपरेशन आप करोगे तो आपका सब हो जाएगा उसमें कवर। तो आपने सिविल से पेपर दिया था इस बार या सिर्फ आपने एनवायरमेंटल साइंस ही ऑप्शन रखा था? नहीं सर, सिविल से भी दिया था, तो सिविल से भी दिया ओके, तो आपने सिविल से भी दिया था। तो ईएससी का पेपर आपका कैसा रहा इस बार का? था। अच्छा गया सर, बट थोड़ा और अच्छा मैं कर सकता था उसमें, क्योंकि उसमें इस बार मतलब नॉन टेक्निकल का जो पोर्शन था वो थोड़ा सा मतलब, क्योंकि इतना नॉन टेक्निकल पढ़ के गया था, जिस तरह मटेरियल साइंस हो गया उसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आ गए, तो कुछ कुछ बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल चीज हो गई। तो उस कारण थोड़ा सा वो हो गया, बाकी तो अच्छा गया था पेपर। ओके, तो मतलब आपने जो प्रिपरेशन की थी ईएससी की वो आपको वहाँ पर भी हेल्प कर रही है और गेट में भी हेल्प कर रही है। तो आपका हाँ कुछ सर। फ्यूचर प्लान है ठोस कि मतलब यही बनना है? मतलब ईएससी से तो पता चल ही रहा है, पर अगर वो ना हुआ तो कुछ ऐसे बैकअप भी रखा है? सर, बैकअप फिर पीएसयूज हैं, अगर क्योंकि गेट के थ्रू पीएसयूज की काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। और सर, जैसे कि आप भी अपने चैनल में डालते रहते हैं कि जॉब अपडेट्स में, तो इस साल काफ़ी अच्छी जॉब अपडेट्स आ रही हैं। तो वही है कि अगर कोई बच्चा अगर अच्छे से प्रिपरेशन कर रहा है तो अप्लाई करते रहे और अपनी कंटिन्यूअस प्रिपरेशन करते रहे, तो कहीं ना कहीं उसका हो जाएगा। तो बेसिकली मेरे यही है कि मैं पीएसयूज में अभी इस बार अप्लाई करूंगा। और फिर एसी की प्रिपरेशन तो चल ही रही है, और इसको स्कोर को नेक्स्ट टाइम इम्प्रूव भी करना है। तो ये सर अभी तो। मतलब आप ओपन टू ऑल हो, मतलब आपसे जो जो अपॉर्चुनिटी सामने आ रही है आप उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हो। अगर ईएससी हो गया तो बेसिकली वहां से बड़ी क्योंकि अपॉर्चुनिटी। हाँ, क्योंकि सर मैंने सिविल इंजीनियरिंग को अच्छे से पढ़ा है, और मेरे को ये सब्जेक्ट पसंद है, तो इससे रिलेटेड जो भी जॉब अपॉर्चुनिटीज है मैं सबको एक्सप्लोर करना चाहूंगा। क्योंकि ये रहता है ना कि एक बार एक जॉब मिल जाती है, फिर कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाता है, तो फिर आप एक नेक्स्ट हायर लेवल पे जाने के लिए अच्छा मोटिवेशन मिलता है। मतलब ये नहीं रहता कि मैं ऐसे बैठा हुआ हूँ, मेरी जॉब नहीं है, तो वो एक डिमोटिवेशन सा फील नहीं होता। तो वही है कि एक बार दरवाजा खुलेगा तो फिर सारे दरवाजे खुलते चले जाएंगे। तो इस साल आपने ड्रॉप लेकर प्रिपेयर किया है या फिर साइमल्टेनियसली जॉब से आपने प्रिपेयर किया? सर, मेरी प्लेसमेंट हुई थी कॉलेज में। इट वाज इन यूनाइटेड एयरलाइंस। आईएलपीए का पैकेज था, बट वही था कि वो नॉन कोर की जॉब थी, मेरे को नॉन कोर में बिल्कुल भी जाना नहीं था। तो मैंने वो जॉब छोड़ दी और मैं फुल टाइम प्रिपरेशन ही कर रहा था। अच्छा, तो आप ये बता सकते हो कितने ड्यूरेशन आपने वहां पर सर्व किया, कब आपने जॉब छोड़ा, तो वो टाइमलाइन। सर, बेसिकली क्या था, जैसे ही मेरा प्लेसमेंट हुआ और मैं मतलब आ गया था प्रिपरेशन करने के लिए,
और मेरा मूड बन गया था, तो तभी मेरा ऑफर लेटर आ गया। अब मैं डिलेमा में था कि ऑफर को मतलब एक्सेप्ट करूँ कि क्या करूँ, क्योंकि अब मैं प्रिपरेशन शुरू कर चुका था और एक साथ से ऐसी सब चीज़ें हो गई। तो फिर मैंने उस टाइम थोड़ा सोचा, एक दो दिन का टाइम लिया, बट फिर मैंने यही डिसाइड किया कि हाँ नहीं, फुल टाइम प्रिपरेशन ही करते हैं। क्योंकि क्योंकि क्या रहता है ना कि अगर हमारा बेसिक अच्छे से पूरा कंप्लीट है, तब तो हम जॉब के साथ कर सकते हैं, मतलब मुझे ऐसा लगता है। लेकिन अगर बेसिक अगर कंप्लीट नहीं है, एक बार थॉरो नॉलेज नहीं है सब्जेक्ट की, तो मुझे ऐसा लगता है आप एक बार फुल टाइम प्रिपरेशन करो। उसके बाद अगर आपकी कहीं जॉब लगती है या कुछ भी ऐसा लगता है, तो आप साथ साथ ही मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि सर वही है ना, जॉब के साथ 3-4 घंटे टाइम मिलेगा, तो उसमें थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो वो मैंने उस समय एनालाइज किया, और फिर मैंने जॉब मतलब ज्वाइन ही नहीं करा था। ऑफर लेटर फिर रिजेक्ट कर दिया, तो जब आप ये डायलेमा ज्वाइनिंग में लेटर। आते हो कि जॉब के साथ प्रिपेयर करे या जॉब छोड़े और ड्रॉप ले जिसमें ज़्यादा रिस्क है, और अगर उस साल नहीं हुआ यानी इस साल अगर ना होता तो फिर क्या होता, तो ये जब आपको मेंटल प्रेशर आता है या ऐसे सेल्फ डाउट आते हैं तो आप किससे बात करते हो या कैसे ओवरकम करते हो? सर सबसे पहले तो अपने टीचर से बात करता हूँ, अपने सीनियर से बात कर रहा हूँ कि सबसे अच्छी एडवाइस मेरे हिसाब से सीनियर देते हैं, क्योंकि वो उस डिलेमा में ऑलरेडी रह चुके हैं। तो 2-3 सीनियर से बात कर लेता हूँ, तो वो एक डायरेक्शनल मेरे को अप्रोच बता देते हैं कि हाँ मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, तुम ये कर सकते हो। तो इस टाइप की चीजें रहती हैं। या अपने कोई मेंटोर जिनसे मैं बात कर सकता हूँ, मेरे से कॉलेज में हैं सर, मैं उनसे बात कर लेता था। तो ऐसे करके सॉर्ट आउट, मतलब वही है कि इधर उधर हाथ पैर मारो, कहीं ना कहीं से हेल्प मिल ही जाती है। ओके, तो आप एक बार देख लेते हो कि इस प्रॉब्लम से कौन गुजरा है। अगर उन्होंने हम्म। सोल्यूशन निकाल रखा है या उनके पास अपने एक्सपीरियंसेस है, तो उन एक्सपीरियंसेस के माध्यम से आप अपना डिसीजन बना लेते हो एंड देन यू टेक द वही है डिसीजन। सर, क्योंकि मैं हाँ, दोस्तों से पूछूंगा तो दोस्त तो अभी जिस नाव में सवार मैं हूँ, वो भी उसी नाव में सवार है, तो उनसे पूछने का मतलब नहीं है। तो जो ऑलरेडी उससे गो थ्रू कर चुका है, आप उससे अच्छी एडवाइस ले सकते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मतलब ये जो फेस है वो ऑलमोस्ट सारे के सारे एस्पिरेंट के लाइफ में आता ही है। आइदर ऐसा होता है कभी के पीयर प्रेशर में वो भी जॉब ले लेते हैं कि अगर सब दोस्त ले रहे हैं तो हम भी ले लेते हैं, या घर वाले फोर्स करते हैं कि फाइनेंशियल अगर स्ट्रेस है या कुछ ऐसी चीज़ है तो वो जॉब ले लेते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, सभी को अपने दायरे में रह करके सोचना चाहिए, सीनियर से थोड़ी मदद लेनी चाहिए ताकि एक ओवरऑल पिक्चर मिले और उस हिसाब से वो सही रास्ते पर जाए। तो मैं ये पूछना चाहूंगा, जैसे आपने ड्रॉप ले लिया और आप फुल टाइम प्रिपरेशन में आ गए, तो कितने घंटे आप डेली पढ़ाई करते थे? तो सर बेसिकली क्या रहता था कि सुबह सुबह से, मतलब वही है कि मेरे को अपना कोचिंग ज्वाइन करना है, तो सुबह उठता था। फिर कोचिंग का टाइम मोस्टली, क्योंकि ये था कि मैंने जुलाई में प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी, तो एक तो वैसे भी आधा साल तो गुजर चुका था। तो वही है कि जो ड्यूरेशन ऑफ क्लास आवर्स थे वो बहुत ज़्यादा थे। तो सुबह से लेकर के शाम तक तो क्लासेस ही होती थी। फिर उसके बाद इतना थक जाते थे, फिर खाना वाना खाया, थोड़ा रिलैक्स किया, उसके बाद फिर बेसिकली सबसे पहली अप्रोच तो ये रहती थी कि जो पढ़ाया उसको एक बार ढंग से तो रिवाइज करना ही करना है, और जो क्लास में क्वेश्चंस कराए हैं पहले वो करने हैं। उसके बाद फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो तो एक तरीके से रामबाण है मतलब इस एग्जाम के लिए। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो सर ने मतलब जो क्लास में कराए हैं उससे रिलेटेड जो भी होंगे, गेट में, ईएससी में, सबसे पहले रिसेंट ईयर्स के लगाए, उसके बाद से रिसेंट ईयर से मूव करते हुए पीछे के साल के क्वेश्चंस लगाए। तो सर बेसिकली यही अप्रोच रहती थी। तो मैंने मतलब ऐसे नंबर ऑफ आवर्स कभी काउंट नहीं करें, बस ये रहता था कि टारगेट ये रहता था कि हाँ ये करना है। जल्दी हो गया तो अब मेरे लिए अवार्ड है कि थोड़ा कहीं और मैं टाइम दे सकता हूँ, और अगर थोड़ा लेट भी हो गया तब भी कोई दिक्कत नहीं। तो जैसे आपने कहा कि आपने जुलाई में प्रिपरेशन स्टार्ट की, वो थोड़ा नहीं, मुझे लगता है काफ़ी लेट हो गया। जनरली मार्च या अप्रैल से स्टार्ट हो जाती है, तो आपने जुलाई से की है, ऊपर से आपका मेन गोल था ईएससी, तो सिलेबस और ज़्यादा है। सो आपने सिलेबस कंप्लीशन फिर कैसे किया, किस टाइमलाइन पर कंप्लीट हुआ, और फिर बाद में सर आगे की प्लानिंग कैसे की कि प्रैक्टिस भी है, रिवीजन भी है, टेस्ट सीरीज भी है? सर नॉन टेक का तो सिलेबस में साथ साथ मतलब चल रहा था। बट सर ये हो गया था कि मतलब कुछ जो सब्जेक्ट्स हैं जैसे बिल्डिंग मटेरियल्स वगैरह, ये थोड़ा लास्ट में खिंचता चला गया। तो सर ईएससी का अगर मैं कहूँ तो मतलब ईएससी के एग्जाम के शायद 2 हफ्ते पहले मेरा सिलेबस कंप्लीट हुआ था, जो कि काफी लेट है। मतलब इतना नहीं होना चाहिए, बट वही था कि एक बार आप कहीं ज्वाइन कर लेते हो, आप एक बार प्रिपरेशन करते हो। ऊपर से थोड़ा मैं लेट भी था, क्योंकि मेरा कॉलेज ही मई जून में खत्म हुआ था। तो वही है कि प्रेशर था, तो फिर थोड़ा लेट ज्वाइन किया। तो उस कारण से थोड़ा मतलब जल्दी जल्दी चीज़ों को सब करना था। बट ठीक है, मतलब वो तो सबके लिए ही मतलब था, जो भी मेरे फ्रेंड्स वगैरह आए थे सब सबके लिए ही वो था।
तो थोड़ा टाइम तो लग गया था सर करने में, और ईएससी का तो क्योंकि सिलेबस ही बहुत ज़्यादा है तो कवर करने में टाइम लग गया था, बट ठीक है, हो तो गया था सिलेबस टाइम पे तो कंप्लीट ये आपने मतलब। कौन सा मैजिक सीक्रेट है जिसके अंदर इस टाइमलाइन के अंदर आप रिवाइज भी कर रहे हो, आप पीवाईक्यूज भी बना रहे हो, आप टेस्ट सीरीज भी दे रहे हो? तो अगर आप मिक्स बता सको कि कैसे फिर आपने मैनेज किया। सर बेसिकली क्या था कि कोचिंग तो साथ साथ चल रही है, उसमें मैं रिवीजन कर रहा हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो कर रहा हूँ। तो जैसे कि कोचिंग में टेस्ट हो रहे हैं या ऑनलाइन आप किसी भी प्लेटफॉर्म में ज्वाइन हो वहाँ टेस्ट होते हैं, तो उसके लिए अब बिल्कुल अलग से भी नहीं पढ़ना है। मतलब ये रहता है कि रात को सोने से पहले रात को सोने से पहले आप शॉर्ट नोट्स रिवाइज कर सकते हैं। तो ये रहता है कि सब्जेक्ट से बिल्कुल आप बिल्कुल दूर नहीं रहोगे, मतलब टच में रहोगे, क्योंकि मोस्टली जो क्वेश्चंस अगर अगर कोई भी पेपर एनालाइज करे तो उसमें इजी टू मीडियम होते हैं, जो मोस्टली क्वेश्चंस होते हैं, हार्ड क्वेश्चंस बहुत कम क्वेश्चंस होते हैं। तो अगर आपको बेसिक फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट अगर बार बार आप रिवाइज करना है, उससे काफी फायदा होता है। तो जैसे टेस्ट आ रहा है तो टेस्ट के टाइम पे जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं एक बार उनको गो थ्रू कर लिया, तो ऐसे करके टेस्ट के थ्रू मैं रिवीजन करता था। और फिर लास्ट में फुल लेंथ टेस्ट सीरीज तो उतना नहीं दे पाया, क्योंकि अब जैसे मैंने बताया कि सिलेबस ही काफी लेट खत्म हुआ, तो फुल लेंथ उतना नहीं दे पाया। बट हाँ, बीच बीच में मैंने टेस्ट दिए थे। और गेट के लिए भी सर मैंने उतना टेस्ट नहीं दे पाया। बट ये है कि अगर आप प्रिपरेशन अच्छे से करते हैं, शॉर्ट नोट रिवाइज करते हैं, तो मोस्टली काम तो वहीं पे हो जाएगा आपका। फिर उसके बाद अगर आप टेस्ट सीरीज लिख लेते, अगर आपके पास टाइम है तो वो बहुत ही अच्छा है, वो तो फिर रैंक बूस्ट कर देगा। बट ये आपके द्वारा जो ये स्टोरी आ रही है उन स्टूडेंट्स को ज़रूर इंस्पायर करेगी। अगर समय कम भी है तब भी रैंक लाया जा सकता है। नहीं तो अक्सर कहा जाता है कि आपका रैंक इसलिए नहीं आया क्योंकि आपने लेट प्रिपरेशन स्टार्ट की, आपको तो एक साल पहले से स्टार्ट करना चाहिए था ऐसा। बट आपकी स्टोरी से ये पता चल रहा है कि अगर हमने लेट स्टार्ट किया है तो अब उस हिसाब से प्लानिंग करनी है कि हमें तो इतना लंबा समय नहीं मिलेगा, तो उसी समय के अंदर हमें सिलेबस भी कंप्लीट करना है, रिवाइज भी करना है, टेस्ट भी देने हैं छोटे छोटे। और आपने कहा कि एग्जाम के एक दो हफ्ते पहले सिलेबस खत्म हुआ है, तो ये तक डेडलाइन आपको दिमाग में ऐसे रखना पड़ेगा, ओवरऑल एक ब्लूप्रिंट कि वही ऐसा सर, भी हो सकता वर्स्ट है। केस वर्स्ट केस में सर कुछ भी हो सकता है, कि बिल्कुल हो सकता है एक हफ्ते पहले कम, क्योंकि सर मैंने ऐसे भी देखे हैं कि जिन्होंने पूरे साल भर मेहनत करी और एग्जाम के दिन फीवर आ गया, मतलब सर कुछ भी हो सकता है। तो आप हर चीज के लिए तैयार रहें, पॉजिटिव रहें। और मैं तो यही सोच के डेली पढ़ने बैठता था कि मतलब खोने के लिए ज्यादा कुछ है नहीं, मतलब आपके पास जितना नंबर ऑफ आवर्स है, बस आप वो टाइम अपने आप को डिवोट कर दो। तो चीजें मतलब धीरे धीरे आसान में, पहले शुरुआत में तो ऑब्वियस सी बात है, अगर पहाड़ चढ़ने से पहले नीचे से देखते हैं बहुत बड़ा पहाड़ लगता है, पर जैसे जैसे पास पहुंचते जाते हैं, जब मंजिल दिखती है तो फिर अच्छा लगता है कि हाँ फिर चलते चलो। अब जैसे आपने ये एक एग्जाम्पल दिया है कि पहाड़ बहुत लंबा है, तो मेरा एक सवाल इसमें ज़रूर रहेगा कि जब आप पहला कदम रखते हो तब तो ऊंचाई पर देखते हो कि बहुत लंबी जर्नी है, तो ये जर्नी को ट्रैवल करने के पीछे जो मोटिवेशन है, सो व्हाट वाज योर मोटिवेशन? सर मेरा मोटिवेशन बेसिकली ये था कि सबसे पहले तो मैंने अपनी इंटर्नशिप करी थी, सबसे पहले तो थर्ड ईयर में। तो मैंने इंटर्नशिप करी थी आईआईटी दिल्ली से, रिसर्च इंटर्नशिप थी सिविल में ही। तो उसमें मैंने सबसे पहले एक्सप्लोर किया कि क्या मेरा रिसर्च में इंटरेस्ट है कि नहीं। मैंने 6 महीने की रिसर्च इंटर्नशिप करी। खैर उस समय कोरोना था तो मैंने ऑनलाइन करी थी, बट फिर भी मेरे को काफ़ी अच्छा एक्सपोजर हो गया था कि हाँ रिसर्च में एक्चुअल में होता क्या है। तो फिर मैंने अपना वो जाना कि नहीं, मेरे को रिसर्च में तो नहीं जाना, मेरे को जॉब ही चाहिए। तो एक तो वो बात क्लियर हो कि हाँ रिसर्च वाली लाइन तो हट गई, एमटेक तो हट गया, अब मेरे को जॉब चाहिए। फिर जॉब में दो चीज थी मेरे पास, या तो मैं नॉन कोर में जाता, कोर में जाता। तो नॉन कोर में भी मैंने देखा, कोडिंग भी मैंने ट्राई करी कॉलेज में, मतलब पाइथन सीखा था और एसक्यूएल वगैरह सीखा था, फिर मैंने प्लेसमेंट भी लिया। फिर मेरे को वो इंटरेस्ट उतना आया नहीं था नॉन कोर में। फिर बचा मेरे पास कोर में जाना था, तो कोर में वही ईएसी गेट है, तो मेरे को उसकी प्रिपरेशन करनी थी। तो मेन मोटिव तो यही था कि मेरे को अपने ही जो सब्जेक्ट जो मैं पढ़ूंगा उसमें मेरे को एक्सेल करना है। मतलब ये इतना नहीं रहता है कि मेरे को गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए, ये चाहिए। मेरे को इतना पता है कि मेरे को मेरे सब्जेक्ट में जो भी मेरे को जॉब मिलेगी, मेरे को उसमें सेटिस्फैक्शन मिलेगा बस। ये आंसर आपका क्योंकि सर बहुत हेल्प करेगा उन स्टूडेंट्स को जो भटके हुए हैं। अक्सर मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं जो फर्स्ट ईयर में है, सेकंड थर्ड ईयर में, इनफैक्ट फोर्थ ईयर वाले, सर पता ही नहीं है कि करना क्या है। तो आपको भी ऐसे ही था कि पता नहीं है कि करना क्या है, तो आपने सब कुछ करके देख लिया कि चलो ये भी वही देख लेते है, हैं, रिसर्च आप एक भी। बार पेपर में अपने नोट करो कि क्या क्या मेरे पास अपॉर्चुनिटीज है फ्यूचर को लेकर के। फिर आप इसको एक बार एक्सप्लोर करो, थोड़ा सीनियर से गाइडेंस लो, मतलब वही है, आप थोड़ा खुद से हाथ पैर मारोगे तो चीजें मतलब सॉर्ट आउट हो जाती हैं। ये मुझे आपकी काफी सही चीज लगी कि आपने एक्सपेरिमेंट करके चीजों को जाना।
सारे लोग क्या चाहते हैं कि सर हम एक रूम में बैठ जाए और हमें कोई रेडीमेड बता दे कि हमको ये चीज़ करनी चाहिए, इसमें सक्सेस मिलेगी। बट आपका ऐसा नहीं था, वही आपने तो। सब कुछ ट्राई किया, रिसर्च देखा, नहीं जमा तो कुछ और, फिर जैसे मैंने भी किया था, कोडिंग का मैंने किया था, अगर नहीं अरे वहाँ पर एक्सप्लोर हो रहा है या फिर अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, देन लेट्स ट्राई समथिंग एल्स। तो आपने भी देखा, फिर फाइनली डिसाइड किया कोर में मज़ा भी आता है, पढ़ने में भी मज़ा आता है, तो इसी में वही हम सर। आइदर ईएससी या फिर पीएसयूज हो सकता है। तो आपने इस प्रकार से एक्सप्लोर किया जो बाकियों को भी करना चाहिए अगर वो भटके हुए हैं। सो दैट्स वेरी हेल्पफुल फॉर देम। अच्छा, मैं ये एक जरूर पूछना चाहूंगा, स्ट्रगल आती है इस मोनोटोनस ईएससी की एंड गेट की प्रिपरेशन में, लंबी होती है, तो ये मोनोटोनसनेस आप कैसे निकालते हो? एंटरटेनमेंट के लिए आप क्या करते हो? सर ऑब्वियस सी बात है कि मतलब जो जर्नी है वो थोड़ी सी मतलब ऐसी रहती है कि अगर आप बहुत टाइम तक पढ़ रहे हो तो थोड़ा माइंड भी सैचुरेट, मतलब एक ऐसा पॉइंट आता है जब कॉन्सेप्ट जाते ही नहीं है दिमाग में, मतलब ऐसा हो जाता है। तो सर मेरे लिए सबसे अच्छी जो चीज़ थी, जो मेरा जो कॉलेज का जो फ्रेंड सर्कल था, तो जिस तरह हम 6-7 लोगों का ग्रुप था, तो वो सारे प्रिपरेशन करने आए थे यहाँ पे। तो अपन जो सारे थे तो वो साथ में खाना खाते थे। जैसे कि दिल्ली में क्या रहता है कि खाने की प्रॉब्लम होती है, तो साथ में सब खाना खाते थे, मेड लगवा लिया था अपन ने। तो और जैसे सैटरडे संडेज हो गया तो वीकेंड में कभी बाहर चले गए घूमने, कभी मूवी देख लिया। तो वही है कि अपना जो स्ट्रेस बस्टर था, तो वो मेरे फ्रेंड्स ही थे मोस्टली। और बाकी पेरेंट्स तो हैं, वो तो हमेशा हमारे साथ ही हैं, जो हमेशा सपोर्ट करेंगे, चाहे कोई करे ना करे, पेरेंट्स तो हमेशा ही सपोर्ट करेंगे। तो ये दो चीज थी, फ्रेंड्स और मेरे पेरेंट्स, इनका जो सपोर्ट था, इनके कारण मेरा स्ट्रेस बस्टर होता था। ये इम्पोर्टेंट है। अक्सर कुछ आप कह सकते हो मेंटर या कुछ मिसगाइड कर देते हैं कि कॉम्पिटिटिव में आपका कोई दोस्त नहीं होता, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप अकेले होते हो, बट ऐसा नहीं है। आप एक ग्रुप में रहते हो, ग्रुप में एक दूसरे को सपोर्ट हम्म। करते हैं। एट द एंड हार्डवर्क तो सब करते हैं, फिर थोड़ा लक भी मैटर करता है कि कौन आगे जाता है कौन पीछे। बट आप ऐसे वही खुद को आइसोलेट नहीं रख सकते, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम बहुत एनर्जी और बहुत टाइम ले लेती है। अगर इसमें अगर आप फ्रेंड से बात ना करो, पेरेंट्स से बात ना करो, तो डेफिनेटली आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो। तो कोई ऐसा मोमेंट वही आपके तो। साथ भी ऐसा रहा कि आप बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए हो, कभी ऐसा लगता है कि गिव अप कर दे, और अगर ऐसा हुआ है तो फिर वहां से कैसे आप ओवरकम किए? तो सर ये बात मतलब गेट एग्जाम की है। मतलब गेट एग्जाम तो मैंने दिया था, थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड सा आ गया, मतलब कि कुछ कुछ ऐसे जो चैप्टर, मतलब जो सब्जेक्ट्स थे, सिविल इंजीनियरिंग की बात करूँ तो जैसे सीपीएम पार्ट हो गया, उससे क्वेश्चंस ही नहीं आए। और कुछ कुछ सब्जेक्ट से कुछ ज्यादा ही क्वेश्चंस आ गए, और कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ गए जो कभी सुने ही नहीं थे उनके बारे में। तो थोड़ा सा तो गेट का एग्जाम उतना अच्छा नहीं गया था जितना मैंने सोचा था। तो जैसे मैं एग्जाम दे करके आया, और क्योंकि उसके पहले तक बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन की स्टडी कर रखी थी, तो एकदम फैटीग सा हो गया था कि मतलब अब तो यार बहुत पढ़ लिया है, अब क्या करें, मतलब अब तो पढ़ाई नहीं हो रही है, और अगले हफ्ते ईएससी का एग्जाम है। तो पहले एक दिन तो मैं एकदम रिलैक्स किया कि हाँ चलो कुछ नहीं करते हैं, बस थोड़ा सा नींद पूरी लेते हैं, दोस्तों के साथ थोड़ी बातें बातें करते हैं, थोड़ा रिलैक्स करते हैं। तो सबसे पहले तो वो किया, बट उसके बाद भी मेरे को मतलब एक तरीके से वो लास्ट पुश जो नहीं होता है कि हाँ लास्ट में बिल्कुल हमें अपना शॉर्ट नोट्स रिवाइज करना है, सब कुछ करना है, तो वो चीज़ नहीं हो पा रही थी। तो फिर उसके बाद मैंने अपने दोस्तों से बात करी, तो फिर मैंने ये देखा कि यार ये भी मेरे साथ आए थे और सारे लगे हुए हैं प्रिपरेशन करने, तुम कोई अलग थोड़ी हो यार, मतलब कि जब वो कर पा रहे हैं तो क्या हम नहीं कर सकते क्या? मतलब वही है कि अगर अपन सेम जगह से आए हैं, सब कुछ सेम है, बैकग्राउंड सेम है, तो फिर मैंने ये चीज नोटिस करी यार कि नहीं ठीक है, इतना भी मुश्किल नहीं है, एक बार मन तो लगा के देखते हैं, हो जाएगा। फिर धीरे धीरे करके 2 घंटा 3 घंटा पढ़ना स्टार्ट किया, क्योंकि लास्ट में सर उतना बर्डन रहता नहीं है, अपन को पता होता है कि शॉर्ट नोट्स पढ़ने हैं, चीज़ें एक बार क्विकली रिवाइज करनी है। तो सर फिर वो जो फेस था, फिर मैंने ऐसे ओवरकम किया कि धीरे धीरे करके फिर शुरू करना, क्योंकि हम ये सोच लेते कि यार मैं पहले 12 घंटे पढ़ रहा था, तो अब मेरे से 10 घंटे भी पढ़ाई नहीं हो रही। अरे इतना सोचने की जरूरत ही नहीं है, आप 1-2 घंटे से स्टार्ट तो करो, धीरे धीरे अपने आप आगे बढ़ जाएगा। ओके, तो बेसिकली एक ओवर थिंकिंग हो जाती है लास्ट के फेसेस में, और वो एक सेल्फ डाउट भी वही सर। रहता है कहीं ना कहीं, तो उस चीज से हम फ्रस्ट्रेटेड और ज्यादा रहते इस हैं बार और गेट का भटक। भी एग्जाम थोड़ा ऐसे आ गया था कि इस बार काफी बच्चे थोड़ा मतलब अजीब से, मतलब सेंटर के बाहर भी मैंने देखा था कि यार कैसा पेपर आ गया ये वो करके। तो थोड़ा सा डिमोटिवेशन तो हो गया था, बट ठीक है, मतलब नेक्स्ट वीक ईएसी का पेपर था तो वापस से उसमें लगना था। ये एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट भी है। अक्सर इंजीनियर्स की आदत होती है प्रीवियस ईयर पेपर को एनालाइज करो
उस एनालिसिस के हिसाब से सब्जेक्ट्स को पढ़ो, और फिर हम एक्सपेक्ट करें कि नहीं फ्यूचर सर, में भी ऐसे ही होगा। ये बट ये आपका मिथ तो, एक्सपीरियंस एग्जैक्टली हाँ, उल्टा रहा कि गेट वाज अनप्रेडिक्टेबल फॉर 2023 इन योर सिविल ब्रांच, राइट? यस सर। इस बार जो मिथ है ना, आईआईटी ने बिल्कुल मिथ बस्ट कर दिया कि मतलब बिल्कुल अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा के जाओ। मतलब पहले ये रहता था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिया, अच्छे से चीजें पढ़ ली तो मतलब हो जाएगा, मतलब लोगों को कॉन्फिडेंस रहता था। बट इस बार बिल्कुल ही अलग उन्होंने कर दिया कि बिल्कुल न्यूमेरिकल कुछ में बहुत ज्यादा पूछ लिया, कुछ सब्जेक्ट से इवन क्वेश्चंस ही नहीं पूछे, जो कि ऐसा कभी होता ही नहीं था। और मैथ्स में भी फोरियर सीरीज से क्वेश्चंस आ गए। खैर मैं भी छोड़ के आया था, बट मतलब वही, ये काफी अनप्रिडिक्टेबल आ गया था। फूरियर सीरीज शायद 1 साल या 2 साल पहले भी सिविल में आया था। हाँ बच्चे सर। एक्सपेक्ट नहीं करते कि सिविल के एग्जाम में नहीं, फूरियर सीरीज से सवाल आएंगे। तो ये 2 साल फिर पहले भी ईएससी हुआ में था, भी तो आ मुझे गया एग्जैक्टली याद है एक्चुअली। ये चीज। हाँ सर, ईएससी में फिर से उसमें भी आ गया, ईएससी के नॉन टेक वाले पेपर में भी आया था। हाँ, तो फूरियर सीरीज पढ़ते नहीं है और फिर वो अचानक से बम फूट जाता है, और वो अनलकी जो होता है ना, उन्हीं के पेपर में आता है। मतलब ऐसे जनरली ट्रेंड नहीं है फूरियर सीरीज पूछने का इन दिस सिविल पेपर। वही सर। हाँ, तो वो हो जाता है, सो दैट्स वेरी मैं तो ये इंपॉर्टेंट कि रिकमेंड करूंगा कि सब कुछ ही पढ़ के जाओ। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं कुछ सोचता हूँ इसको छोड़ देता हूँ नहीं आएगा, वही आ जाता है पेपर में, तो सभी कवर कर लो सेफ साइड के लिए, अगर टाइम है आपके पास तो। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रेडिक्ट करने जाओगे। मैं अक्सर कहता हूँ मोर एनालिसिस लीड्स टू पैरालिसिस। तो वो स्ट्रेचर में यस सर, निकालना वेरी पड़ेगा ट्रू। फिर आपको एग्जाम के बाद। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। स्टडी मटेरियल्स पर आते हैं। कौन से टेस्ट सीरीज या बुक्स और कोर्सेज आपने रेफर किए, अगर आपको बताना हो? अनफिल्टर्ड है, कोई ये नहीं है कि किसी का प्रमोशन हो जाएगा या ऐसा कुछ। हाँ, अगर आप कुछ नेगेटिव चीजें बोल रहे हो तो आप नेम को ऐसे कर सकते हो, दैट यू डोंट टेक द नेम। अच्छी चीज है तो आप बोल सकते हो। हाँ सर, तो मैंने तो आईएएस मास्टर की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी थी, तो वो मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा। उसके अलावा मैंने गेट के लिए मेड इजी की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी थी, ऑनलाइन जो टेस्ट सीरीज होती हैं। अब खैर उतना मेरे पास टाइम नहीं था देने के लिए, तो मैंने एक दो टेस्ट ही दिए थे, वो भी फुल सिलेबस मैंने सिर्फ एक दिया था। तो मैंने ऐसे बहुत ज़्यादा टेस्ट सीरीज तो नहीं दी। मेरा जो मेन फोकस था वो कॉन्सेप्ट क्लियर करने में और शॉर्ट नोट रिवाइज करने में था इस बार। और बुक्स में आपने कौन से बुक्स यूज किए? स्टैंडर्ड बुक्स, पीवाईक्यू बुक्स, फिर बाद में क्लास नोट्स होते हैं, शॉर्ट नोट्स तो खुद के बनाए थे, या फिर आपने ऑनलाइन रेफर किया, दोस्त के लिए थे? सर बेस्ट चीज़ तो मेरे लिए क्लास नोट्स ही थी, मोस्टली मैं उसी को पढ़ता था। तो ये रहता था कि मतलब जिस तरह क्लास से मैं आता था, मेरे पास दो ऑप्शन होते थे, या तो मैं अपना टाइम में मतलब जो भी मिला है मेरे को उसमें शॉर्ट नोट्स बनाऊं, क्योंकि शॉर्ट नोट्स बनाने में भी सर टाइम लगता है। तो मेरे पास दो ऑप्शन थे, शॉर्ट नोट्स बनाऊं या तो रिवीजन करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करूँ। तो मैंने दूसरा ऑप्शन चुना। शॉर्ट नोट्स उतने नहीं बना पाया, वो टाइम मैंने अपने रिवीजन में दिया और अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में दिया। और बाकी स्टैंडर्ड बुक्स में उतना रिफर मतलब नहीं किया, क्योंकि मेरे हिसाब से स्टैंडर्ड बुक्स में बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है। और ये है कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इसमें आपको रिसर्च तो करनी नहीं है, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना है, वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो स्टैंडर्ड बुक्स इसलिए मैंने रिफर नहीं करी। कॉलेज के टाइम में कभी कभी पढ़ना पड़ जाता था स्टैंडर्ड बुक्स, तो बट वो तो मैंने यहाँ पे तो नहीं किया, क्योंकि इसमें बहुत सारी फिर बुक है, हर सब्जेक्ट के लिए इतनी सारी बुक हैं, फिर आपको कौन सा ऑथर चुनना है, फिर वो सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो फिर ये तो मैंने फिर छोड़ दिया कि हाँ, तो कहीं से पोस्टल पैकेज मंगा लो आप, या कहीं से भी कोई भी कोचिंग का आप देख लो। आप फिर उसमें एकदम फुल टाइम आप उसमें डेडिकेशन के साथ आप उसमें लग जाओ बिल्कुल। फिर इधर उधर मत देखो कि यार इस कोचिंग से ये पढ़ लेता हूँ, उस कोचिंग से वो पढ़ लेता हूँ। एक जगह एक कोई मेंटोर पकड़ो, एक टीचर पकड़ो, एक बुक पकड़ो, उसी में आप अच्छे से प्रिपरेशन करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट सजेशन है, स्पेशली अभी के जो स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि अवेलेबिलिटी ज़्यादा है तो भटकने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। पहले तो कम ही वही रिसोर्सेज सर। होते थे, तो वो टेंशन नहीं होता था। अभी तो ऐसा हो हाँ गया है सर। कि स्टूडेंट्स कौन से टीचर को फॉलो करे, कौन से बुक्स को, कौन से मटेरियल्स को, बहुत ज़्यादा हो गया है। तो आपका वही सर। सुझाव है कि कोई एक को पकड़ो और फिर वहां से स्टार्ट करो पढ़ाई करना। कुछ चीज़ें नहीं समझ में आती है तो स्टैंडर्ड बुक्स, वीडियोस, यूट्यूब हाँ, वीडियोस तो है ही। तो एनी डे आप वहां यूट्यूब पर, वीडियोस पर। हाँ, तो हम्म। वहां से आप रिसर्च करके समझ सकते हो। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है कि रिसोर्स लिमिटेड रखो और उस पर भरोसा रखो। मैक्सिमम पीवाईक्यू सॉल्व करो, एंड शॉर्ट नोट्स अगर हो सके तो खुद से बनाओ, नहीं तो आप टाइम सेव करने के लिए दूसरे के भी रेफर कर सकते हो। हाँ, शॉर्ट नोट्स मिल भी जाते हैं मार्केट में, आप वो भी ले सकते हैं। बट वही, Okay. अगर खुद से जो बनाया वो तो बेस्ट है। तो आपके डेली आवर्स कभी नहीं रहे तो आर यू अ मॉर्निंग पर्सन? सुबह पढ़ते हो या रात को पढ़ते हो? तो इस पे आपका क्या कहना? सर मैं तो कहूँगा ना, मॉर्निंग वाला था ना डेली, ना
नाइट लेट नाइट वाला था, मतलब बीच का था। जैसे मैं 7-8 बजे के अराउंड उठता था, तो बेसिकली वही वहां से शुरू होती पूरी क्लॉक मेरी चलती थी ऑलमोस्ट 12 बजे तक। तो बहुत लेट नाइट भी नहीं पढ़ा, क्योंकि वही है कि सर अपन क्योंकि एक बार स्टडी वाले फेज में आते हैं तो अपने को हेल्थ का ध्यान रखना पड़ता है। तो बहुत देर रात तक भी नहीं पढ़ना है, क्योंकि इतनी मतलब वही है कि हेल्थ खराब हो जाएगी। वैसे भी चश्मे का नंबर ज्यादा ही है, इंजीनियरिंग में उतर आए हैं तो अब चश्मा तो लग ही गया था। तो वही है कि थोड़ा आँख का भी देखना पड़ता है। तो वही ये थोड़ा रिलैक्स में प्रिपरेशन करी थी, उतना ज्यादा भी बर्डन नहीं लिया था कि हाँ मेरे को देर रात तक पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं था। हाँ रूटीन मेंटेन किया था कि हाँ मेरा ये क्लॉक है तो फिर मैं इसी बायोलॉजिकल क्लॉक के हिसाब से ही पढ़ाई करूंगा। ओके, तो आपका एक खुद का एक जो भी आपकी रुझान है कि सुबह पढ़ना है या रात को पढ़ना है, आप डिसाइड करो आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक के हिसाब से और उस हिसाब से पढ़ाई करो। अब जैसे आपने सीरियस पॉइंट पर टच किया है, हेल्थ इश्यूज और ये सारी चीज़, तो क्या आपने कभी फेस किया है हेल्थ इशू? क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई में अक्सर आंखों में स्ट्रेन आ जाता है, ड्राइनेस हो जाती है, या हेडेक हो जाता है ओवर स्क्रीनिंग टाइम अगर हो जाए, या बैकएक हो जाती है क्योंकि एक ही जगह पर बैठ के पढ़ना है। तो क्या आपने ऐसे कुछ फेस किया था? सर मैंने तो ऑनलाइन का उतना एक्सपोजर नहीं किया, कोविड के टाइम में किया था। बट मैंने अभी जो ये बार प्रिपरेशन करी थी मैंने ऑफलाइन मोड में करा था। तो मेरे लिए सबसे बेस्ट तो यही लगा कि ऑफलाइन मोड में कि आप ब्रेक्स ले सकते हो बीच में, कभी चले गए, मतलब जिस तरह जो ब्रेक्स मिलते हैं अपन का उसमें थोड़ा रिलैक्स हो गए। और अगर ऑनलाइन अगर आप कर रहे हैं उसमें तो ब्रेक लेना कंपलसरी है सर। मतलब आपने अगर 1 घंटे का अगर आपने वीडियो देखा है तो आप थोड़ा बहुत फ्रेशन अप होने के लिए अपना फेस वॉश कर लिया, या थोड़ा मतलब वही है कि मेरे पास एक वो भी था, पेपर था, मैं डॉक्टर के पास गया था तो उन्होंने दिया था। वो बेसिकली क्या रहता है इसमें पेन को पास दूर ऐसे करना पड़ता था और वो कैट्स थी वो मर्ज होती थी, कन्वर्ज होती थी। तो वो वाली एक्सरसाइज थी। तो ये छोटी छोटी चीजें आप कर सकते हो कि वही है कि आंखों में स्ट्रेन तो पड़ेगा अगर आप ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं तो वो आपको खुद ही देखना पड़ेगा कि मैं इसको कैसे अच्छा कर सकता हूँ। अगर आपकी कोई हॉबी है, जैसे कोई बच्चे साइकिलिंग करते हैं या शाम को खेलते हैं, तो वो सब चीजें आपको साथ में लेकर चलनी पड़ेगी। ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल आप लगे पड़े हो फिर आपको हेल्थ इश्यूज हो गई। और मोस्टली बच्चों के साथ यही हो जाता है कि सब कुछ अच्छे से पढ़ा, सब कुछ अच्छा हुआ, फिर लास्ट में जाकर के हेल्थ इश्यूज हो गई। फिर क्या मतलब निकलता है आपकी मेहनत का। तो वही है कि डेली बेसिस पे अपना हेल्थ पे ध्यान रखें, खाना अच्छा खाएं। ये दो चीज तो सबसे मस्त है। ओके, तो आप स्पोर्ट्स या वॉकिंग या जिम कुछ जाते थे आप ऐसे फिजिकल हेल्थ फिटनेस के लिए? जिमिंग का शौक तो कॉलेज में था। अब तो कोई शौक नहीं है जिमिंग का। हाँ ये है कि वॉकिंग मेरे को पसंद है। वॉकिंग में चला जाता था अपने फ्रेंड्स के साथ, तो वो मेरे लिए स्ट्रेस बस्टर भी हो जाता था कि दोस्तों से बात भी हो गई, थोड़ी बहुत चीजें शेयर हो गई और वॉकिंग भी हो गई बढ़िया। तो पोस्ट मील वॉक करता था मैं, तो वो मेरे लिए काफी फायदेमंद था। ओके, तो ये एक इम्पॉर्टेंट है कि हेल्थ पर भी काम करना है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ मोनोटोनस, और ये आपने भी देखा है कि एंड में होता है। वो मैं अक्सर कहता हूँ कि अभी आप हेल्थ पर ध्यान नहीं देते हो, जिस समय आपको हेल्थ की ज़रूरत होगी वो बताएगा बेटा अब आ, अब उस ध्यान समय दे। को धोखा मिल जाता है। ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, यस। तो आखिरी में यही पूछना चाहूँगा, द लास्ट 3 टिप्स या मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 टिप्स फ्रॉम योर साइड फॉर द अपकमिंग गेट 2024 एस्पिरेंट। कैसी, मुझे पता है बहुत सारी बातें आपके पास होगी कहने के लिए, बट उनमें से आपको सिलेक्टिवली 3 इंपॉर्टेंट टिप्स कहनी है। पर सबसे पहले टिप तो मैं ये दूंगा कि अपना एक सोर्स, अपना एक मेंटोर, अपनी बुक्स वगैरह सबसे पहले तो फिक्स कर लें, क्योंकि ये सिलेक्ट करने में ही मुझे लगता है कि बच्चों का मोस्टली टाइम जाता है। सबसे पहले ये चीज़ तो होनी चाहिए कि आप अपना सोर्स फिक्स कर लें। आप फिर ब्लाइंडली फिर एक ही चीज़ को आप फॉलो करें। थोड़ा बहुत अगर आपको प्रॉब्लम होती है कि नहीं समझ में आ रहा, तो आप इधर उधर यूट्यूब वीडियो देख सकते हैं, किसी से डाउट पूछ सकते हैं, वो तो करना है, बट सोर्स फिक्स रखना है, भटकना नहीं है। तो पहली चीज़ तो वो हो गई। और दूसरी चीज़ है कि जैसे अपन ने अभी डिस्कस किया कि हेल्थ का ध्यान तो रखना ही है। हेल्थ तो सबसे पहले, मैं तो बोलूंगा कि पढ़ाई से भी पहले सबसे पहले हेल्थ है। तो हेल्थ का ध्यान रखें। और क्योंकि हेल्थ अच्छी रहेगी तो ये रहेगा कि माइंड फ्रेश है। हाँ ज़्यादा से ज़्यादा अपन पढ़ सकते हैं। हम उल्टा करते हैं कि ज़्यादा पढ़ रहे हैं और हेल्थ पे कम ध्यान दिया तो फिर वही है, बाद में चीज़ें आके फिर ग्राफ डिक्लाइन होने लगता है। तो दूसरा तो मैं पॉइंट अपने हेल्थ का बोलूंगा। और तीसरा मैं बोलूंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अगर वो नहीं किया मतलब प्रिपरेशन नहीं करी आपने, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इतने सही चीज होती है, उससे पूरा आइडिया लग जाता है कि भाई कभी कभी क्या होता है कि हम सब्जेक्ट तो बहुत अच्छा पढ़ लिए बट ये नहीं पता कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आते हैं और किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। क्योंकि कुछ कुछ ऐसे रहता है कि अपन पढ़ते जाते हैं, अब रिसर्च तो करना नहीं है,
अब उसमें आप एक बार देख लो कि मैं तो हिसाब से मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही देख के, मतलब अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लो, फिर आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये इस टॉपिक से इतना कुछ ऐसे पूछते हैं और इतने डेप्थ में पूछते हैं। फिर आप उसी हिसाब से अपने क्लास नोट भी रिवीजन कर सकते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो मस्ट है, वो तो लगाना ही लगाना है, उसके बिना तो एग्जाम मत ही देना। ओके, तो आपके ओर से ये 3 थिंग्स थे। पहला तो आपने अभी प्रायोरिटी में बता दिया दैट पीवाईक्यूज जो है उसको एनालिसिस करना है, क्योंकि हर एक एग्जाम का टेस्ट अलग होता है। ईएससी में एक अलग वही तो। प्रकार के टॉपिक्स पूछे जाते हैं, गेट में एक अलग तरह के, और गेट के लेवल भी अलग होता है। इंजीनियरिंग का लेवल हम्म। लंबे लंबे क्वेश्चन होना है, गेट में है ट्रिकी क्वेश्चन होना है, थॉट ठीक है प्रोसेस ज्यादा क्वेश्चन। लगेगी। हाँ। एप्टीट्यूड, बेसिकली वो एप्टीट्यूड चेक करते हैं, तो वही है। हाँ, और गेट एग्जाम इज जस्ट दी एप्टीट्यूड टेस्ट। उसको ऐसे रिसर्च या पीएचडी लेवल पर भी नहीं देखना है, जैसे आप बार बार बता रहे थे। जो हम्म। स्टूडेंट्स मुझे कहते हैं सर मुझे तो 2 महीने लग जा रहे हैं एक सब्जेक्ट खत्म करने के लिए, तो आपका आंसर उसमें आता है कि हमको पीएचडी नहीं करना है। आप देखो पहले हम्म। कि क्या पीवाईक्यूज पूछे जा रहे हैं, उतना ही उस हिसाब से पढ़ाई स्टार्ट करो। और जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे या टेस्ट सीरीज दोगे तो ऐड ऑन करने के लिए पॉइंट्स मिल जाएंगे कि ये टॉपिक में और दो अगर तीन पॉइंट और ऐड कर देते हाँ, हैं। और अगर पीएचडी या एमटेक करने का अगर मन भी है, सबसे पहले गेट तो निकालना पड़ेगा, उसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लो चुपचाप। वो तो बेस्ट चीज है। उसके बाद फिर अगर आप पहुंच गया किसी अच्छी आईआईटी एनआईटी में, फिर वहां पे करते रहो जितनी पीएचडी या एमटेक करना है। बट ये है, अभी जो कंपटीशन है उसके हिसाब से करना पड़ेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। दूसरा हेल्थ पर, जैसे आपने कहा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हेल्थ पर काम नहीं करते। इनफैक्ट ऐसे भी होता है कई बार, मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो क्लास में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, टेस्ट सीरीज में अच्छा परफॉर्म करते हैं, बट फिर वो जो जनवरी का महीना है उसके अंदर उनको बेड रेस्ट आ जाता है या जुकाम सर्दी खांसी हो जाती है, और फिर एक लंबा दौर के सर हम बीमार थे इसलिए इस बार अच्छा नहीं गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हेल्थ उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जितनी ज़्यादा आपकी प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट है। और तीसरा आपने कहा कि वही। फिक्स रिसोर्स रखना है, भटकना नहीं है कहीं पर, और उस रिसोर्स के हिसाब से ही प्लानिंग करनी है। सो दैट हाँ वाज सर। वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे बहुत कुछ जानने मिला, और आपकी स्टोरी थोड़ी अलग भी थी। आपने लेट प्रिपरेशन स्टार्ट किया जो हटके है, और उसके अंदर भी आपने डबल डिजिट रैंक हासिल किया है, विच इज़ इनक्रेडिबल। क्योंकि जुलाई में स्टार्ट करना और रैंक लेकर आना, बहुत सारे स्टूडेंट्स तो बिलीव नहीं करेंगे कि ऐसा भी हो सकता है। सो योर स्टोरी इज ट्राइंग टू मेक देम बिलीव के लेट भी किए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस स्ट्रैटेजी आपकी अलग होनी चाहिए। बाकियों के कंपेयर में आप उनको फॉलो नहीं कर सकते, यू हैव टू बी योर यूनिक स्ट्रैटेजी। और आपने जॉब भी लेफ्ट किया, वो भी एक रिस्की डिसीजन था। एंड ईएससी आपका मेन गोल था, विच इज जनरली नॉट द केस फॉर द अदर स्टूडेंट्स। वो गेट पर ज़्यादा इसलिए फोकस करते हैं क्योंकि अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा मिल जाती है। ईएससी में तो एक ही, आपको पता ही है, लिमिटेड सीट्स रहती है, एंड 4 ब्रांचेस एंड रिजर्वेशन भी होता है। सो ईएससी में रुझान थोड़ा सा कम मुझे दिखाई दे रहा है आजकल इंजीनियर्स के अंदर, गेट को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं। बट आपका उल्टा था, आपका ऐसा था कि अगर ईएससी कर लिए तो हमने तो मेजर सारे सब्जेक्ट्स खत्म कर लिए, फिर तो जो भी होंगे वो तो चाइल्ड एग्जाम होंगे। ईएससी आपने पेरेंट मान लिया, अभी बाकी एग्जाम्स को चाइल्ड मान लिया। अभी फिर भी थोड़ी पॉजिटिविटी नजर आई है, तो एसी में सीट्स इंक्रीमेंट हुई हैं, तो वही यस। है कि अभी होप अच्छी है, देखते हैं बाकी। यस, अभी इंक्रीमेंट हुई है और आगे भी एक्सपेक्टेड है कि और आने वाले दिनों में इंक्रीमेंट होगा। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन दिस सेशन एंड हेल्पिंग आउट द स्टूडेंट्स कम्युनिटी। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो जानना चाहते हैं, इंस्पायर होना चाहते हैं कि क्या क्या स्टोरीज है और कहाँ कहाँ से निकले हैं। और ये बहुत ही एक कंफर्मेशन भी है कि अगर आप कर सकते हो, अगर ऋषभ कर सकते हैं, तो हम भी कर सकते हैं। तो ऐसे आप वही। जैसे कहते थे कि आपके सीनियर्स अगर कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो। So that is a motivation, and yes, thank you for taking out the time for this interview. काफ़ी अच्छा रहा, और काफ़ी आपने एकदम प्लेन और क्लियर बातें बताई है। कोई ऐसा नहीं था कि गिमिक था या फिर ऐसा कुछ कि सिर्फ मोटिवेशन या ऐसा कुछ देना है। आपकी जो स्टोरी थी, जर्नी थी नॉर्मल। एक। हाँ सर, नॉर्मली मेरे को स्टोरी लगी जो कि हर दूसरे एक्सपीरियंट की हो सकती है। और क्योंकि मैं एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ, तो मुझे पता है कि अगर एवरेज स्टूडेंट ही कर सकते हैं, तो मतलब वही ये कोई भी कर सकता है, अगर कोई भी चाहे ठान ले तो, ऐसा कुछ वो नहीं। बहुत बहुत रिलेटेबल थी आपकी ये बातें। और हर एक चीज जो आपने बताया था कि रिसोर्सेज में भटक जाते हैं, हेल्थ में इशू होता है, पीवाईक्यूज, और फिर गेट अनप्रेडिक्टेबल भी है, ये सारी जो चीजें हैं उनको एक ही पैकेज में आज सारा मिल जाएगा अगर वो पूरा इंटरव्यू सही से देखेंगे। इट वुड बी वेरी हेल्पफुल। एंड यस, दैट्स इट फॉर टुडे, एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन दिस सेशन। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके, बाय। थैंक यू सर।